तारे और सूर्य का परिवार 13वां अध्याय है वर्ग अष्टम से विज्ञान। तारे और सूर्य का परिवार। पहला क्वेश्चन सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है ए बुध, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी पृथ्वी। तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति आंसर है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। प्रश्न संख्या 2, हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? हेली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? ए 76, बी 80, सी 85, डी 90। तो इसका वर्ग 8 के बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है 76 वर्षों के बाद, यानी वर्ग ए, ऑप्शन ए। तीसरा नंबर, शनि ग्रह किस रंग प्रतीत होता है? शनि ग्रह किस रंग का प्रतीत होता है? ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी काला। तो आंसर है सी। प्रश्न संख्या 4, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना है? पृथ्वी से कितना गुना द्रव्यमान, वजन जो है कितना गुना बड़ा है? बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना लगभग? तो ए 315, बी 316, सी 317, डी 318। तो आंसर है डी 318। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बुक में है दिया हुआ है और एक नज़र देखना है। समझाने का प्रयास किया जाए तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो तेजी से हम लोग प्रश्न को देख लें। 5 नंबर, सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जीवन लायक। सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जीवन लायक। इसमें तो क्लियर है, ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, डी प्लूटो। तो ए पृथ्वी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर ही जीवन है। 6 नंबर, सबसे चमकीला ग्रह है। तो यह सबसे पॉपुलर सवाल है। ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, डी नन। तो आंसर हो जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। तो आंसर सी हो जाएगा। आगे 7 नंबर, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है ए शनि, बी बुध, सी शुक्र, डी प्लूटो। तो आंसर हो जाएगा बी, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। 8 नंबर, ध्रुव तारा अंग्रेजी के किस अक्षर की आकृति का होता है? ध्रुव तारा जो है वो एक आकृति लिए हुए है। तो वो आकृति किस तरह दिखता है? तो ए आकार का, बी यू आकार का, सी डब्ल्यू आकार का, डी जेड आकार का। तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह डब्ल्यू आकार का दिखाई देता है ध्रुव तारा का आकृति जो होता है। 9 नंबर, चंद्रमा का सर्वप्रथम किसने चंद्रमा पर सर्वप्रथम किसने कदम रखा? ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी एडविन एल्ड्रिन, सी आर्यभट्ट, डी नन। तो हम लोग आंसर बचपन से रटते हुए आ रहे हैं। आंसर हो जाएगा ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसके बाद तब ये एडविन एल्ड्रिन था, सेकंड था, पहला ये था। आगे चलो 10वां, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह निम्न में कौन है? भारत का सर्वप्रथम कृत्रिम उपग्रह जो बनाया गया था तो वो ए नंबर इनसेट, डी बी कल्पना, सी आर्यभट्ट,
डी नन आंसर आ गया होगा दिमाग में। तो आंसर है आर्यभट्ट जो पहला बनाया गया, दूसरा इनसेट था और तीसरा जाके, यानी दूसरा इनसेट था और तीसरा कल्पना। तो सवाल जो बनता है वो केवल आर्यभट्ट पर ही रह के आके अटक जाता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? 11वां नंबर, शूटिंग स्टार वास्तव में, शूटिंग स्टार वास्तव में तारा नहीं है। क्या नहीं है? तारा नहीं है। अब ये शूटिंग स्टार क्या है, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करना पसंद करेंगे। शूटिंग स्टार धूमकेतु, गिरता हुआ तारा। एक बात जानते हैं, कहा जाता है कि रात्रि में आसमान में देखो और गिरते हुए तारे को देखकर कुछ मांगा जाए तो वो पूर्ति होती है। ये फिल्मों में अच्छा लगता है। हकीकत वो है क्या, इसको जाने कि वातावरण में कई जो ग्रह के टुकड़े, चट्टान वगैरह, वो चक्र देते रहते हैं, चक्र बनाए रहते हैं। उसी में से कोई दूर छिटक कर और ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाता है। चूंकि उधर वायु है नहीं, पृथ्वी के वातावरण में जैसे ही प्रवेश करता है तो वायु से घर्षण के कारण, वायु से घर्षण के कारण, वह स्टोन है, पत्थर है, वो आ रहा है और हवा के घर्षण से उसमें आग लग जाती है। और वही मैंने आग लगना, चिंगारी वो निकलती है और चिंगारी ऐसा निकलती है, घर्षण ऐसा होता है कि पृथ्वी तक आते आते जल जाता है। थोड़ा मात्रा में अगर बड़ा चट्टान अगर वहाँ से गिरना प्रारंभ किया तो थोड़ी मात्रा में आ जाता है जमीन पर, अन्यथा वो लगभग जल ही जाता है। और वही चिंगारी एक लगता है कि वहाँ से कोई आग का गोला छोटा सा फेंक रहा है, रात्रि में दिखता है और लगभग हर कोई देखे होंगे। चूँकि अगर छत पे जो सोते हैं रात में, देहात इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसा होता ही है और दिखता ही है, हर एक बच्चा दिखता है। तो वही शूटिंग स्टार हुआ धूमकेतु, जो गिरता हुआ तारा है। एक्चुअली वो तारा नहीं है, लेकिन हम लोग बोलते हैं, बोलचाल भाषा में आ जाता है। चलें बाबा, तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग तारा मंडल। तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है वो तारा मंडल कहते हैं। 13वां, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह यूरेनस। यूरेनस सूर्य से सबसे अधिक दूरी, सबसे दूर जो है वो यूरेनस है। 14 नंबर, वर्ण में हल्का लाल प्रतीत होने वाला ग्रह मंगल ग्रह। मंगल ग्रह मंगल है। अब एक बात देखिए, लाल की बात जैसे होता है तो मंगल ग्रह सीधा बात आ जाती है। चले 15वां, क्षुद्र ग्रह डॉट 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 तथा डॉट 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 की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो होता है वो मंगल तथा बृहस्पति, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र। हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, वीडियो संख्या 27, सक्षमता 2 रिवीजन क्लास कक्षा 1 से 8 तक का जो रिवीजन क्लास चल रहा है उसमें से वीडियो संख्या 27 में कक्षा 8 से विज्ञान विषय का 13वां अध्याय
से प्रारंभ किए हुए हैं। और पहला था तारे और सूर्य परिवार, तारे और सूर्य का परिवार। 13वां चैप्टर क्रम जारी है। आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, लाइक कर दें, अच्छा लगता है और एक नई उत्साह, नई प्रेरणा मिलती है। तो सक्षमता 2 रिवीजन क्लास कक्षा 1 से 8 तक वीडियो संख्या ये 27 है। हमें लगता है इस मई माह में ही सक्षमता 2 का सब कुछ फॉर्म भराई, परीक्षा और रिजल्ट तक, परिणाम तक पहुंच जाएगा। उसके बाद सक्षमता 3 चलता चलेगा। आगे चले 14वां अध्याय। कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। 16वां प्रश्न, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? A 2, B 3, C 4, D 5। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। A नंबर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय। एक कोशिका से जो बना हो एक कोशिकीय, और जो अनेकों कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से बने जीव को बहुकोशिका हम लोग कहते हैं। 17 नंबर, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है। तो ये माइक्रोमीटर 10 to the power -6, ये आंसर डायरेक्ट चलेगा सी नंबर पे। ये अब ये 10 to the power -6, इसको जरा बेसिक रूप से हम देख लें। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1 -10 पर पावर 6। अगर ये ऊपर जाता है इस रूप में तो माइनस आ जाता है, तो इसको बोलते हैं 10 to the power -6। आगे चले 58 नंबर, एक कोशिकीय जीव है। A अमीबा, B पैरामीशियम, C यीस्ट, D नन। तो आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय अमीबा हुआ, B पैरामीशियम, ये बहुकोशिकीय, यीस्ट भी बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय अमीबा है। 19, मनुष्य के शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती है? मनुष्य के शरीर में A नंबर 300 खरब, B नंबर 400 खरब, C 500 खरब, D 600 खरब। तो आंसर हो जाएगा D 600 खरब। सच्ची बात ये है, हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, बोलचाल भाषा में करोड़ तक ही चर्चा होती है। अरब खरब एक इमेजिंग होता है, और कितना इसका वैल्यू होता है कि 600 खरब। एक खरब तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 600 खरब की संख्या में होता है एक मनुष्य के शरीर में। इसको ऐसे हम लोग कहते हैं कि 1 kg, मनुष्य के शरीर का कोई पार्ट ले लें, 1 kg अगर मापा जाए, मनुष्य का हो या कोई जीव जंतु का या किसी भी चीज का, क्योंकि हमारा सभी शरीर कोशिका से बना हुआ है, तो 1 kg में अगर हम लोग करें तो 10 to the power 15 इतनी कोशिकाएं, तो लगभग वही चला जाता है 1 kg में। और ये सामान्यतः 60 kg का एवरेज लिया जाता है। ये 60 kg का मनुष्य औसतन। चले 20 नंबर, ... एक विशेष यंत्र है जिसमें सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। तो ये सूक्ष्मदर्शी हुआ। सूक्ष्मदर्शी जिसमें कि छोटे छोटे जीव को जो नगन आँखों से नहीं देख पाते हैं या देख भी पाते, काफ़ी छोटा, उसे बड़ा करके दिखाया जाता है, 100 गुना 1000 गुना बड़ा करके। अब तो हालांकि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, ये सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, तो अब तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ चुका है, उससे भी ज़्यादा एडवांस है।
लाखों गुना बड़ा करके विस्तारित करके देखा जा सकता है। तो 21 नंबर, कोशिका सजीवों की डॉट 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 और डॉट 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 इकाई है। तो कोशिका का देखिए ये परिभाषा है। कोशिका को हम लोग कहते हैं जीवों के, सजीवों के संरचनात्मक एवं या और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। 22 नंबर, डॉट 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 और डॉट 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 कोशिका के भाग है। तो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका को दोनों पार्ट में बांटते हैं और केंद्रक को हम लोग कहते हैं कोशिका का दिमाग। कोशिका में चर्चा करें, कोशिका का दिमाग, केंद्रक, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, भोजन बनाने वाला क्लोरोप्लास्ट, ये है। आगे चले 23 नंबर, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में होता है। पादप कोशिका में, पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधे वाला, पेड़ पौधे को हम लोग कई वनस्पति बोलते हैं, तो यहाँ कोशिका की भाषा में उसे पादप बोलते हैं। 24 नंबर, कोशिका का खोज सबसे लोकप्रिय सवाल, सस्ता, लोकप्रिय, आसान, बच्चा के जुबान पे ये सवाल का जवाब होता है रॉबर्ट हुक। दूसरी बात, ये 1665 में खोजा गया था, ईस्वी भी याद रख लें। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और कब की थी? 1665 में। जरा सा ये ध्यान रखें, रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका को खोजा, जबकि यहीं पे रॉबर्ट ब्राउन आ जाता है, वो केंद्रक को खोजा था। 25 नंबर, सजीवों की संरचनात्मक इकाई, सजीवों के संरचनात्मक इकाई कोशिका। कोशिका है, सजीवों की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। 26 नंबर, कोशिका में जेलीनुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका में जेलीनुमा संरचना कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जेलीनुमा चिपचिपा तरह का होता है, वही है कोशिका का जो जीवन की इकाई। 27, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है। देखिए, जंतु कोशिका का बाह्य भाग कोशिका झिल्ली है, जबकि पादप कोशिका की बाह्य भाग जो है वो कोशिका भित्ति है। ये याद रखेंगे, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का बाहरी भाग और कोशिका झिल्ली पादप जंतु कोशिका की बाहरी भाग। 27 नंबर। अब 28 नंबर में चले, पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार लवक है। अभी तुरंत बताए थे, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार लवक क्लोरोप्लास्ट है। 29 नंबर, कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना को रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका, वैक्यूल्स हम लोग कचरा पेटी भी बोलते हैं इसको। कोशिका में
हम लोग के घर में कचरा पेटी होता है ना, कचरा रखने वाला, तो कोशिका में यह रिक्तिका होता है। अब छोटा बड़ा ये तो अंदर जाएंगे बातें करेंगे तो वक्त ज़्यादा वीडियो में हो जाएगा और सक्षमता के दृष्टिकोण से ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो ये कचरा पट्टी इसलिए कि इसमें जो अन्य अंग में जो भी वाटर या अन्य चीज ज़्यादा हो जाता तो इसमें रख के स्टॉक करता है, कभी जरूरत पड़ता है तो वापस भी ले लेता है, अन्यथा इसमें कचरा पेटी भी अपनी भाषा में कहा जाता है। तो कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना रिक्तिका कहलाता है। चले 15वां अध्याय, 15वां जंतुओं में प्रजनन। 30वां क्वेश्चन, जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है ए पाचन, बी श्वसन, सी प्रजनन, डी संरचना। तो प्रजनन जरूरी है भाई, सी नंबर, कि जीवों में निरंतर लगातार बनाए रखने के लिए प्रजनन जरूरी है। 31 नंबर, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं ए 2 जीव, बी 3 जीव, सी कोई जीव नहीं, डी 1 जीव। अलैंगिक जनन जिसमें केवल 1 जीव भाग ले, लैंगिक जनन जिसमें 2 जीव, एक नर और एक मादा हो, यह चीज है। तो यहाँ अलैंगिक जनन कह रहा है, तो यहाँ देखा जाए कि 1 जीव डी में है, आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर। आगे चला 32 नंबर, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। तुरंत आ गई बात, लैंगिक में तो 2 जीव भाग लेते हैं, तो इसमें ए 2 नर जीव बिल्कुल नहीं, दोनों अपोजिट जीव होते हैं, तो ये दोनों नर, तो ये नहीं होगा। बी 1 नर एवं 1 मादा अथवा उभयलिंगी, चलो इस पर बात करेंगे। सी 2 मादा जीव, यह भी नहीं होगा। डी नर नहीं, यहाँ ऑप्शन है बी 1 नर और 1 मादा, ये तो ठीक है, 1 नर और 1 मादा, लेकिन अथवा उभयलिंगी। उभयलिंगी क्या, पौधे में एक ही पौधा में दोनों लिंग हो, मकई का बिया देखते हैं, फूल जो मादा और नर दोनों हो, उसे उभयलिंगी बोलते हैं। तो ये हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। 33 में चला, आंतरिक निषेचन होता है ए मादा के बाहर, बी नर शरीर के बाहर, सी मादा शरीर के अंदर, डी नर शरीर के बाहर। ये थोड़ी बात ये हो गई कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या हुआ, कि जब नर का जनन अंग मादा के शरीर के अंदर जाता है तो वो आंतरिक निषेचन हम लोग बोलते हैं। लेकिन नर का जनन अंग और मादा के जनन अंग के अंदर ना जा, शरीर के अंदर ना जाके बाहर ही रह जाए, वो बाह्य निषेचन कहलाता। और बाह्य निषेचन का उदाहरण है, आंतरिक निषेचन में तो सभी लगभग हैं, लेकिन बाह्य निषेचन लगता होगा कि ये कौन है, तो ये मेढक है। एक एग्जांपल बताया और भी है, लेकिन मेढक है। मेढक आप देखते होंगे कि मेढक एक दूसरे पर चढ़ तो जाता है, लेकिन वह उसका जनन अंग मादा के शरीर के अंदर नहीं जा पाता है। वो एक अगला पैर जो हो, सेक्स पैड होता है, वो उसके कांख में ऐसे फंसा देता है और उसके शरीर को दबाता है। शरीर को जैसे ही दबाता है तो मादा के शरीर से अंडाणु पानी में गिरता है, उसी पर शुक्राणु नर जो है वो गिरा देता है। तो मिलना अंडाणु शुक्राणु का वो बाहर होता है, इसलिए वो बाह्य निषेचन कहलाता है। तो आंतरिक निषेचन में क्या होगा, मादा के बाहर नहीं, बी नर शरीर के बाहर नहीं, सी मादा शरीर के अंदर, डी नर शरीर के अंदर। तो आंसर हो जाएगा सी मादा शरीर के अंदर। 34 नंबर, मादा जननांग है। अब देखिए ए नंबर वृषण अंडकोश, ये तो नर का हुआ, यहाँ का मादा वाला कौन, तो वृषण मतलब अंडकोश, ये तो है नहीं, ये तो नर का है। बी गर्भाशय, जिसमें कि बच्चा विकास होता है, बच्चा तनी, तो गर्भाशय ये तो महिला का, ये मादा का हो गया। शिश्न
यानी कि नर लिंग, प्रजनन लिंग, मूत्राशय भी हम लोग बोलते हैं, तो वो शीश में, तो ये नर का हो गया शुक्रवाहिनी, यानी शुक्राणु, नर के प्रजनन के लिए शुक्राणु नर तरफ से आता है, तो ये भी नर, तो ये A C D ये नर के तरफ से हो गया, जबकि ये मादा जननांग B नंबर गर्भाशय है, जबकि A C D मादा नर जननांग के तरफ से ये हो गया। तो ये था मेरा 15वां अध्याय तक ये हो गया। और अगले वीडियो में ये 27 वीडियो है, 28वां वीडियो में 16, 17, 18, 19 दो वीडियो हो जाएगा, 28 और 29 में ये वीडियो मेरा पूर्ण हो जाएगा। तो मिलते हैं वीडियो संख्या 28 में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।